इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो कि रिसेंट में आया है और ये है प्रॉपर्टी सेल करने के लॉ के बारे में। इस केस का टाइटल है कौशिक प्रेम कुमार मिश्रा एंड अनदर वर्सेस कांजी रावरिया एंड अनदर केस। और इस केस की सुनवाई जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच कर रही थी। इस लैंडमार्क मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी प्रॉपर्टी की सेल डीड एग्जीक्यूट कर देता है और रजिस्ट्रेशन पेंडिंग होने की वजह से उसी प्रॉपर्टी को वो दोबारा से नहीं बेच सकता, ये कहकर कि प्रॉपर्टी अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है। आइए जानते हैं कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन लॉ, डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन कराने का मुद्दा स्टेट के पास होता है और स्टेट को ही ये सुनिश्चित करना होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर स्टैंप ड्यूटी को वो वसूल सके। लेकिन अगर बायर के पास प्रॉपर्टी को परचेज करते समय स्टैंप ड्यूटी पे करने के पैसे नहीं हैं या रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने के लिए ज़्यादा अमाउंट की डिमांड की जाती है और वो पैसे बायर के पास उस टाइम नहीं है, लेकिन अगर बायर ने प्रॉपर्टी को परचेज करते वक्त सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं और खरीदी गई प्रॉपर्टी पर कब्जा भी ले लिया है, तो बायर के पास ये ऑप्शन हमेशा होता है कि वो किसी भी वक्त बाद में उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवा सकता है और रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए वो डॉक्यूमेंट उस वक्त तक, जब तक वो उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर ना करा ले, रजिस्ट्रार ऑफिसर के पास रहते हैं। तो इस तरह से ये माना जाता है कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका फायदा सेलर उठा सके और वो सोचे कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग है तो प्रॉपर्टी का असली मालिक वही है। एक व्यक्ति जब अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेचता है और बदले में उसका कंसीडरेशन प्राप्त कर लेता है, यानी कि अमाउंट ले लेता है और सेल डीड भी एग्जीक्यूट कर देता है, तो उसी वक्त वो उस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार खो देता है, यानी कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रह जाता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पहली सेल डीड रजिस्ट्रेशन के लिए पेंडिंग हो तो विक्रेता दोबारा से उसी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता, ये कहकर कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, इसीलिए अभी तक वो ही उस प्रॉपर्टी का मालिक है। इस मामले की बात करें तो यहाँ पर मामला ये था कि 1985 में जो अपीलेंट है इस केस में, उसके और उसके नाबालिग भाई के फेवर में एक सेल डीड एग्जीक्यूट की गई थी, लेकिन उनके पास स्टैंप ड्यूटी पे करने के पैसे नहीं थे, इसीलिए उस वक्त सेल डीड को वो रजिस्टर नहीं करा पाए और उनके डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पेंडिंग रह गए। जिसके बाद 2010 में प्रॉपर्टी के पुराने मालिक ने उसी प्रॉपर्टी को एक नए खरीदार को बेच दिया और उसके फेवर में एक सेल डीड एग्जीक्यूट की। इस लेन देन के बारे में जानने के बाद पहले खरीदार ने 2011 में अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा लिया, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट पहले ही सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पेंडिंग थे। अब जो इस प्रॉपर्टी का दूसरा खरीदार था, उसकी नजर में वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया था और पहले खरीदार को वो प्रॉपर्टी खाली करने के लिए कहने लगा, जिसकी एवज में ये मुकदमा रेज हुआ। पहले खरीदार ने मुकदमा इस बेसिस पर दायर किया कि उस प्रॉपर्टी का असली मालिक वही है, क्योंकि सबसे पहले उसी के फेवर में प्रॉपर्टी की सेल डीड एग्जीक्यूट की गई थी और उन्हीं के नाम से वो प्रॉपर्टी रजिस्टर भी है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनके मुकदमे को 2016 में खारिज कर दिया और कारण ये बताया कि सेल डीड जब एग्जीक्यूट की गई थी तो दोनों खरीदार उस समय नाबालिग थे, इसलिए उनकी सेल डीड शून्य है। जिसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट में भी उसकी अपील को खारिज कर दिया गया और फाइनली अपीलेंट को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट के पास 3 अहम मुद्दे थे। पहला मुद्दा तो ये था कि जो डिफेंडेंट है, जिसने 2 बार प्रॉपर्टी को बेच दिया है, 1985 में उसने अपनी प्रॉपर्टी की एवज में सेल डीड एग्जीक्यूट की थी और उसकी एवज में रकम वसूल की थी। दूसरा मुद्दा ये था कि क्या 1985 की सेल डीड अमान्य थी, क्योंकि उस समय जो खरीदार थे वो नाबालिग थे। और तीसरा मुद्दा ये था कि यहाँ पर जो डिफेंडेंट नंबर 1 है, यानी कि जो प्रॉपर्टी का दूसरा खरीदार है, जिसके एवज में दूसरी बार प्रॉपर्टी को सेल किया गया था, क्या वही असली खरीदार माना जाएगा? तो ये 3 मुद्दे थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट को अपना अहम फैसला सुनाना था। सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड देखने के बाद पता चला कि जब पहली बार 1985 में सेल डीड एग्जीक्यूट की गई थी तो उस पर गवाहों के हस्ताक्षर भी किए गए थे
और उस पर सब रजिस्ट्रार के द्वारा समर्थन भी पेश किया गया था, लेकिन स्टैंप ड्यूटी की फीस ना होने की वजह से वो पेंडिंग रह गया था और बाद में उसे लीगली रजिस्टर करा लिया गया था। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि सेल डीड एग्जीक्यूट की गई थी और सब रजिस्ट्रार के सामने उसे पेश भी किया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंडेंट के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि सेल डीड के एग्जीक्यूशन के टाइम दोनों अपीलेंट नाबालिग थे, क्योंकि सेल डीड में अपीलेंट नंबर 1 की जो एज थी वो गलत तरीके से 18 साल दर्ज की गई थी। लेकिन ये नोट किया गया कि दूसरा नाबालिग जो उसका भाई था, उसका प्रतिनिधित्व उसकी मां ने किया था। इस तरह से जहां तक नाबालिग भाई के अधिकारों का सवाल है, सेल डीड हर मामले में लीगल थी। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर हम ये मान भी लें कि दोनों बच्चे सेल डीड एग्जीक्यूट करने के टाइम नाबालिग थे, तो उनकी जो नेचुरल अभिभावक थी, यानी कि नेचुरल गार्जियन जो थी, उनकी माँ थी और दोनों बच्चों की तरफ से माँ ही उस प्रोसेस का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो एक तरह से अगर प्रॉपर्टी पहले ही सेल की जा चुकी है, तो एक तरह से ये प्रॉपर्टी पहले ही सेल की जा चुकी थी, तो दूसरी बार इस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार किसी भी क्रेता के पास नहीं था। तो बाद में खरीदने वाले व्यक्ति के पास भी उस प्रॉपर्टी पर दावा करने का अधिकार नहीं है। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट अपने इस लैंडमार्क जजमेंट में इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डिफेंडेंट की वजह से अपीलेंट को बेकार की परेशानियां उठानी पड़ी हैं। इसकी एवज में सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंडेंट पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बहुत चिंता भी जताई कि किस तरह से लोग एक दूसरे के विश्वास को तोड़कर अपने फायदे के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कानून ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।